चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल वॉल्यूम सेकंड के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? हम पोमला। क्या बोलते हैं? पोमला। चलो एक बार चैप्टर का नाम लो जोर से, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पोमला। पोमला जो पता हो वैसे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, जरा जोर जोर से बताओ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जोर जोर से। पढ़ लिया? चलो अब सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले इस चैप्टर का, इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव। अच्छा थोड़ा बेयर एक्ट से थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा जरा बेयर एक्ट से एक बार बैकग्राउंड पढ़ो तो जल्दी से तुम, बस इतना। 2002 का एक्ट है, पर लागू कब से हुआ है? चलो एक बार जल्दी जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन पढ़ जाओ जल्दी से स्पीड में। बता सकते हो क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ हिस्ट्री कि ये एक्ट कैसे आया। तो इसमें साफ देख के लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन के प्रेशर की वजह से आया। इतना दिखा नहीं दिखा? तुम्हें पहले ये बताओ कि यूनाइटेड नेशन ने अपने मेंबर कंट्रीज को कहा कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लॉ बनाओ, तो इंडिया ने फिर उसके लिए लॉ बनाया और ये लॉ है अब आपके सामने। क्या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है? और भी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मेजर मेजर बात करें तो क्या लगता है कि ये एक्ट इंडिया अपनी मर्जी से बनाया या यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में? यूनाइटेड नेशन समझते हो ना, यूएन के प्रेशर में ये। चलिए जी अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने हमेशा बताया था कि एक्ट का नाम जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही हमें फायदा होता है, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को उतना ज्यादा बोल जाता है। अब देखो इस एक्ट का क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अरे प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? रोकना। क्या चीज को रोकना? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो इसका मतलब एक एक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव है भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग इसका मतलब अच्छी चीज नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग गंदी चीज है, तभी तो उसको रोका जा रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? पहले बताओ तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताओ। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। बात समझ में आ गया? तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव तुम बोलो। सब तो नहीं बोला। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में मैं कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, क्या बुराई है उसमें जो उसको रोकने की जरूरत पड़ गई, रोकने के लिए एक्ट बनाना पड़ रहा है ना? तो चलिए देखते हैं। देखो मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो लाइन समझ में आ गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। पर सबसे पहले ये जानना है कि सर ब्लैक मनी होता क्या है? क्या ब्लैक मनी वो होता है जो पैसा मालूम चला जिसमें इंक विंक लग गया, ब्लैक मनी है, काला रंग लग गया ब्लैक मनी? क्या वो ब्लैक मनी? और अगर ब्लैक मनी कुछ है भी तो उसको व्हाइट में बदलने की क्या जरूरत है भाई? ये भी तो बात है। व्हाइट ब्लैक मनी को जब व्हाइट मनी में बदलते हैं तो दैट प्रोसेस इज मनी लॉन्ड्रिंग, और उस प्रोसेस को रोकना है भारत में, उसके लिए एक्ट है। मतलब ये प्रोसेस नहीं होने देना है, ब्लैक को ब्लैक ही रहने देना है, ब्लैक को व्हाइट में नहीं बदलने देना है।
तो रंगों में ऐसा क्या है जो कि ब्लैक को ब्लैक ही रहने दो, व्हाइट में ना बदलो? क्या मतलब, क्या है ये सब, क्या चल रहा है ये? हैं? सोर्स की बात है। चलिए सबसे पहले ब्लैक मनी क्या होता है ये मैं पूछता हूं, ठीक है? सबको पता होगा, आजकल जब से मोदी गवर्नमेंट इंडिया में आई तब से ये सब बड़ा हल्ला होने लगा, ये सब ब्लैक मनी व्हाइट मनी सब खूब हल्ला फैला इंडिया में, है ना? लोग जानने लगे। मोदी गवर्नमेंट के बाद बहुत सारा वर्ड हम लोग इंग्लिश का जाने। डीमोनेटाइजेशन पता नहीं था, कोरोना के बाद लॉकडाउन नहीं पता था, कहां पता था हमें? अच्छा, क्वारंटाइन, क्वारंटीन होता है, क्वारंटाइन होता है, क्वारंटीन, कुछ लोग क्वारंटीन बोलते हैं, कुछ लोग क्वारंटाइन बोलते हैं, है ना? क्वारंटीन पहली बार सुना हमने। तो ऐसे ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी खूब हल्ला फैला। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्लैक मनी क्या होता है, ये आपको मैं पूछता हूं। जानता तो सभी होगा, मैं देखता हूं कि कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, है ना? आपका नाम भूल रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, जरा बताओ तो ब्लैक मनी क्या होता है? बैठे बैठे बता दो, कोई बात। उसको ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है। आप बताओ, आप बैठे बैठे बता रहे क्या होता है ब्लैक मनी? अनऑर्गेनाइज्ड वे से जो पैसा कमाया गया उसको ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। आप बताओ। जो टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया। एक्चुअली इसी आंसर का इंतजार था मुझे। अब सुनो, एक चीज मैंने देखा है कि अब तो लोग ब्लैक मनी सब समझने लगे हैं। पहले मुझे तो 10-12 साल हो गया पढ़ाते हुए, हर बैच में पूछता हूं। पहले बच्चे सब जो आंसर करते थे वो ज्यादातर आंसर मुझे यही मिलता था कि सब ब्लैक मनी वो मनी होता है जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया। जिस पर क्या पे नहीं किया गया? टैक्स पे नहीं किया गया। याद रखिएगा, जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया वो ब्लैक मनी है। लेकिन ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट इससे वाइडर है, क्योंकि उस हिसाब से तो मैं क्या करूं, ब्लैक मनी कमाऊं। देखो इधर, ब्लैक मनी कमाया, जैसे मालूम चला इस बच्चे को किडनैप किया, किडनैप करके इसके पिताजी से 100 करोड़ लिया। 100 करोड़ रैंसम मनी, रैंसम मनी समझते हो ना, फिरौती का पैसा कहते हैं रैंसम मनी। रैंसम मनी लिया और वो 100 करोड़ लिया ना, 100 करोड़ में से प्यार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, ठीक है, ऑटो लेके गया, बोरा में पैसा भरा हुआ था, ये ले अपना 40%, है ना? और उसके बाद मैं आ गया। क्या मेरा ब्लैक मनी व्हाइट मनी बदल गया? क्या उस 100 करोड़ में से मैंने 40% टैक्स दे दिया तो क्या 60 करोड़ व्हाइट हो गया? बोलो जल्दी से। कितने लोग लगता है कि सर यही है ब्लैक मनी? याद रखिएगा, ये भी है ब्लैक मनी, पर यही ब्लैक मनी नहीं। ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट इससे वाइडर है। इससे क्या है? वाइडर है। अब सुन लो ब्लैक मनी क्या होता है, आज अच्छे से समझा देता हूं, है ना? क्योंकि मैं देखता हूं हर 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं से न्यूज आता है कि कंपनी सेक्रेटरी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा गया, है ना? खूब कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स खूब अरेस्ट होते हैं इसमें, है ना? और खूब ब्लैक मनी से व्हाइट मनी का जो धंधा है, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, खूब चल रहा है इस देश में। अब नहीं चल रहा तो लॉ क्यों बनाया गया? एक लॉ 2002 में स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बनाया जाता है, तो इसका मतलब खूब चल रहा होगा। अच्छा, लॉ बन जाने से चीजें बंद हो जाती हैं कि लॉ होने के बावजूद भी चलती ही रहती हैं बहुत कुछ, कुछ पे रोक लग जाता है, कुछ फिर भी चलता होता है। अभी भी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और इसमें सबसे पहले सीएससीए तो सबसे ज्यादा शामिल होता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि सीएससीए पैसे से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। अब डॉक्टर तो नहीं दिखाई देगा यहां, इंजेक्शन तो नहीं दे रहा होगा मनी लॉन्ड्रिंग में वो, है ना? डॉक्टर दिखाई देगा नहीं, इंजीनियर दिखाई देगा नहीं। पैसे का जितना भी रूटिंग होता है, रूटिंग मतलब जिसके थ्रू पैसा आता जाता है, उस सब में सीएससीए शामिल है ना? और कॉर्पोरेट में खूब मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इंडिविजुअल क्या मनी लॉन्ड्रिंग करेगा? सब कॉर्पोरेट के थ्रू होता है। और कॉर्पोरेट में बैठा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये याद रखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसलिए सिखाऊंगा कि आप ऐसा ना करें। समझ में? मैं चोरी सिखाऊंगा चोर को पकड़ने के लिए, खुद ही चोरी मत करने लगना। काम तो करेंगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग सिखाओ बस। आप देखो अगले दिन से मैं मनी लॉन्ड्रिंग करना स्टार्ट करूंगा। अब पकड़ाऊंगा तो आपका नाम बोल दूंगा, न्यूज़पेपर में आपका नाम आएगा, नीतीश कुमार जायसवाल सिखाया था। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग मैं सिखाऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग सिखा के एक लाइन बोल दूंगा कि इसको प्रिवेंट करना है, मतलब ऐसा होने नहीं देना है। और आपको जो सिखाऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग इस तरीके से होता है, वो तरीका कहीं कंपनी में दिखाई दे जाए तो आप उसको रोकना। कैसा? हम रोकेंगे नहीं, हम भी शामिल होंगे उसमें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में खूब पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब मैं आपको क्या पहले मतलब
चैप्टर उप्टर पढ़ाऊं या पहले पैसा की बात कर दूं कि कहां पैसा है कैसे पैसा है? हाँ मुझे मालूम है, पैसा बोलते तुम्हारे वो सिर के पीछे से ना ऐसे ऐसे वो पैसा नहीं दिखता है, वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलो पहले पैसे के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन लेवल तो वही है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। पैसा कहां है सो सुनो। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सबसे पहले ब्लैक मनी, आपको लगता है 5 रुपया 10 रुपया को ब्लैक मनी को बोलता हो? ब्लैक मनी में जैसे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, है ना, 100 करोड़, 200 करोड़, मतलब हंड्रेड्स करोड़ में ही उसका यूनिट होता है। अब 100 करोड़ ब्लैक मनी, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, 100 करोड़। अब 100 करोड़ ब्लैक मनी किसी के पास है, वो यूज नहीं कर पा रहा है, ये कंपनी सेक्रेटरी निकली, नाम भूल गया, पारुल, आरोही, आरोही एक कंपनी सेक्रेटरी निकलेगी, बोली कि हाँ मैं इसको व्हाइट मनी में बदल दूंगी। तो कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट से सब जनरली 10%, 20% कमीशन लेते हैं इसका। तो 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही कर लेगी, है ना। और अगर 100 करोड़ का की तो 20 करोड़ तो सीधा आ गया इसके पास। और अगर 10 मनी लॉन्ड्रिंग साल में कर ली तो 200 करोड़ आ गया इसके पास, है ना। तो बहुत पैसा है इसमें, मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत पैसा है। पर ये सब इलीगल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। सारा बच्चा ऐसे दिख रहा है, अच्छा इतना पैसा है, कुछ तो सपना दिख रहा है, इतने पैसे का क्या करूंगा मैं, है ना। कुछ तो ये सोच रहा है सीएस बनते ही सबसे पहला काम, सबसे पहला क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग। ये मत करना। मैं तो सोच रहा हूं कि चैप्टर को पढ़ाने से पहले पनिशमेंट सबसे लास्ट में था, पहले वही पढ़ा दूं, है ना। क्या पहले पनिशमेंट पढ़ा दूं तभी बच्चा ईमानदार होकर पढ़ेगा? ऐसे ही पढ़ने वाला नहीं है। कहा सर 200 करोड़ के लिए 5-6 साल जेल भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है सर, बाद में आके तो जिएंगे किंग साइज लाइफ, है। कहा सर हमारा ईमानदारी का एक लेवल है सर, 10-20 रुपए का होता है तो सर हम ईमानदार हैं, 2-4 लाख हुआ तो भी सर ईमानदार हैं हम। एक सर 100-200 करोड़ के लिए तो सर बदलना पड़ता है सर, है ना। तो करोड़ों में है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे भी कुछ लोग रहे हैं जहां मुझे पता चला कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ हुआ, मतलब उड़ते उड़ते खबर आई और काफी पैसा वाला वो सब हो गया। तो ये बहुत चल रहा है इंडिया में, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोफेशन शामिल है वो यही सीए एंड सीएस है, ऐसा आरोप है। और आरोप क्या है, वो जो देखते होगे न्यूज सब में आता है, सीएस जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का होगा 4 सीए 2 सीएस 1 एडवोकेट पकड़ाया, यही आता रहता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। कल भी जो मैंने अपने मोबाइल, अभी भी मेरे मोबाइल पे वो स्टेटस लगा ही होगा, एक लड़की है वो सीएस है और उसने गलत बोर्ड रेजोल्यूशन और जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन में साइन करके एक कंपनी को 400 करोड़ के आसपास का लोन दिलवा दिया। अब वो पकड़ी गई है। कौन से कंपनी का है? कार्बी ना। अब वो पकड़ी गई है, अरेस्ट हुई है ना। तो अब सोचिए, अब वो 400 करोड़ का लोन दिलवाई है, अगर मान लीजिए वो गलत है तो 400 करोड़ में 10% बिल्ली होगी तो 4 करोड़ 40 करोड़ हुआ ना। 400 करोड़ का 10% 40 करोड़ उसके पास आया होगा या कुछ ऐसा। अब लेकिन अरेस्ट हो गई। तो अल्टीमेटली 40 करोड़ देख के क्यों खुश हो रहे हो? अरेस्ट हुआ वो बोल रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मुझे सबसे पहले कि ईमानदारी का ना बताना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमानदारी, बस ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हिंदी में तो यही आएगा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, है ना। तो उसको प्रमोट करना है या प्रिवेंट करना है? प्रिवेंट करना है, ठीक है जी। और आज ये नहीं कि जाते जाते मालूम चला मेट्रो पे पहुंच गए, सर ने आज मनी लॉन्ड्रिंग सिखाया, अब वहां सीआईएसएफ बोला आएगा मुझे पकड़ने के लिए। तो ये चैप्टर है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। शुरू करें। हाँ, सबसे पहले ब्लैक मनी क्या है भाई, है ना। याद रखिएगा, ब्लैक एक ऐसा कलर है जिसमें ना, जब हम बोलते हैं कि ब्लैक कॉन्सेप्ट है, तो ब्लैक कॉन्सेप्ट का मतलब हमें इसके बारे में पता नहीं है। जब किसी चीज की नॉलेज ना हो ना तो हम इसको ब्लैक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लैक नहीं बोलते हैं। पहले बताइए ब्लैक कैसा कलर है? क्या ब्लैक कहीं पर हो जाए तो कुछ दिख पाता है? पहले बताइए, अगर ब्लैक आपने कर दिया कुछ दिख पाता है? पहले बताओ ना। किसी के चेहरे पे एकदम ब्लैक कलर कर दिया, शीशे के ऊपर ब्लैक कलर कर दिया, पेंट पूरा ब्लैक कर दिया, उसके बाद कुछ दिखेगा? पहले ये बताओ आप। तो ब्लैक का मतलब होता है जहां नॉलेज ना हो, एब्सेंस ऑफ नॉलेज का प्रतीक है ब्लैक कलर। तो जब आप ब्लैक मनी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऐसा मनी है जिसका सोर्स हमें पता नहीं चल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा है? सोर्स हमें पता नहीं चल रहा कि पैसा कमाया कहां से गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अब सोर्स क्या क्या हो सकता है? किडनैपिंग से जो पैसा आया,
क्या आप एक बार बताओ, किडनैपर कभी खुल के बता पाता है मार्केट में कि ये पैसा बैग में किडनैपिंग का है? नहीं बताता ना। क्यों सोर्स नहीं बताता वो? कि उसको मालूम है इलीगल सोर्स है, जहां सोर्स बोलूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल जाऊंगा। बात समझ में आ गया? तो सोर्स इलीगल, आप सोर्स बता नहीं रहे ना, इलीगल सोर्स को तो आप बताएंगे नहीं डर से। तो सोर्स हो गया इलीगल, तो आप बता नहीं रहे तो ब्लैक कॉन्सेप्ट हो गया। तो दैट मनी इज ब्लैक, दैट मनी इज ब्लैक। ब्लैक मनी इज दैट मनी जिसका सोर्स सरकार को मालूम नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताओ, याद रहेगा? ठीक है जी। और बताओ, मर्डर कर दिया, छीन के पैसा लाया, चोरी करके पैसा लाया, डकैती करके पैसा लाया, दीज ऑल आर द इलीगल सोर्सेस। और ये इलीगल सोर्स से कमाया हुआ पैसा को बताएगा नहीं कि पैसा कहां से आया, क्योंकि जहां वो बताएगा वो जेल चला जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर ब्लैक मनी अगर है तो ब्लैक मनी को हम व्हाइट में क्यों बदलते हैं? मनी तो मनी है सर, मनी के ऊपर, नोट के ऊपर थोड़ी कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया होगा, वो तो यूज हो ही सकता है। अरे यूज ही नहीं हो सकता ना भारत में। चक्कर ये है, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम इस तरीके का है कि आप ब्लैक मनी को ब्लैक रहते यूज नहीं कर सकते। आप भारत में सिर्फ व्हाइट मनी यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? हम तो यूज कर लेंगे, आप दीजिए 100 रुपया, अभी यूज करके आते हैं, है ना? आप समझो फिर वही बात, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 100-200 रुपए की बात होने वाली है। ये बताओ ना आप, यहां लाखों में बात होगी, करोड़ों में बात होगी। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बच्चा है, ठीक है, किडनैपर है, प्रॉपर कंपनी बनाया हुआ किडनैपिंग का, है ना? किडनैपिंग करके 100 करोड़ रुपया ये इकट्ठा किया। अब ये 100 करोड़ का इस्तेमाल कहां करेगा? 100 करोड़ का तो बिस्किट तो खाएगा नहीं है कि डेली 10 रुपए का बिस्किट खरीद के ला रहा है। 100 करोड़ तो उससे खत्म नहीं होगा, और सिर्फ बिस्किट खाने के लिए किडनैपिंग तो करता नहीं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो 100 करोड़ से बिल्डिंग खरीदेगा, बिल्डिंग खरीदेगा, रजिस्ट्री के लिए जाएगा, जहां रजिस्ट्री के लिए जाएगा रजिस्ट्रार तुरंत वहां भेज देगा। एक आदमी ने 100 करोड़ का बिल्डिंग खरीदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां आएगा, कहां से लाया 100 करोड़? मुंह बंद का बिल्डिंग आपका चाहिए। तो क्या ये अगर नहीं बताया तो क्या वो बिल्डिंग जब्त कर लिया जाएगा? तो क्या ये यूज कर पाया? बताओ ना। 100 करोड़ से कार खरीदने जाएगा, कार खरीदते पैन नंबर मांगता है। आजकल तो हर जगह पैन नंबर मांगता है। आप बताओ हर जगह पैन नंबर मांगता है कि नहीं मांगता? पहले बताओ ना आप। हाँ, छोटा मोटा 100, 200, 500, 1000 का खर्चा करोगे तो नहीं मांगेगा, लेकिन आप देखो ना, आप 50,000 से जहां ऊपर का खर्चा करो आपको पैन नंबर मांग लेता है। आप गोल्ड खरीदने जाओ, देख लो तुम, पैन नंबर मांग लेता है। तो जितने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हैं, जितने क्या है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, हर जगह पैन नंबर मांगता है। और पैन नंबर के बाद का पैन नंबर मांगा तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापाई मार देगा। आप नहीं समझ रहे हैं। अनयूजुअल एक्टिविटी, आज तक इसके अकाउंट में 2 रुपया नहीं होता था, मिनिमम बैलेंस तक निकाल लेता था ये अकाउंट से, ये हालत था इसका। और एकाएक 100 करोड़, क्या ये अनयूजुअल नहीं है? अरे अनयूजुअल नहीं है तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं। आप जमीन खरीदेंगे, अच्छा बताइए, ज्यादा पैसा कमा के लोग क्या करेंगे? जमीन खरीदेंगे, पकड़े जाएंगे। कार खरीदेंगे, पकड़े जाएंगे, है ना? बड़े 5 स्टार होटल में रहने के लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। आप जहां इस्तेमाल करने जाओगे पकड़े जाओगे। कहा सर क्यों पकड़े जाएंगे? अरे भाई पकड़े इसलिए जाओगे, जब तुमसे पूछा जाएगा ये पैसा कहां से लाए तो तुम बताओगे नहीं। अच्छा मान लीजिए सीएस नीतीश कुमार जैसा सवाल है, मान लीजिए साल भर में वो 20 लाख रुपए कमाता है, मान लीजिए, तो 20 लाख रुपए कमाता है और वो दिखाता है इनकम टैक्स रिटर्न में, और वो गया ताज होटल में 2 दिन रहने के लिए, तो वहां पर पूछा है आप ताज होटल में 2 दिन रहने के लिए आए, 20,000 रुपए का तो आपका कॉस्ट हो गया, कहां से लाए 20,000? मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा है 20 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है। 20 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, इसका मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए मैंने कमाता हूं, उसी 1.5 लाख में से मैंने यूज किया 20,000 यहां, तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मेरा वो व्हाइट मनी था, क्योंकि मैंने आईटीआर में दिखाया था, और दिखाया था कि इनकम फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनकम फ्रॉम सीएस फर्म। बात समझ में आएगी? क्या मेरे पास जस्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट है कि नहीं है पहले बताइए। लेकिन इसके पास क्या, इसके पास 100 करोड़ का कोई डॉक्यूमेंट है? सिर्फ फोन कॉल है कि पैसा दे दे बेटा को मार दूंगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? पहले ये बताओ आप, ये समझ में आ गया? तो जल्दी बताओ ब्लैक मनी क्या है पहले बताओ। सर ब्लैक मनी वो मनी है जिसका ओरिजिन हम सरकार को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि सोर्स इलीगल है सर। सर अगर लीगल सोर्स हो तो सीना तान के बताएंगे सर, इलीगल सोर्स है तभी तो नहीं बता रहे। अच्छा मान लीजिए ब्लैक मनी को कमा ही लिया, तो उसको व्हाइट में क्यों बदलता है वो बताओ? क्योंकि अगर व्हाइट में बदलेगा नहीं तो उस केस में उसको यूज नहीं कर पाएगा, और जब यूज ही नहीं कर पाएगा तो ब्लैक मनी कमाएगा क्यों? तो आप इसलिए सुनो, इसलिए ब्लैक मनी कमाने के ऊपर रोक कैसे लगाओगे आप? कौन किसको किडनैप कर रहा है, कौन कहां चोरी कर रहा है, पता कहां चल पाएगा? तो कर ले तू चोरी, कर ले तू किडनैपिंग, जब पैसा यूज करेगा ना उसका तो पकड़ूंगा तुझे।
और पैसा यूज करने का दूसरा तरीका तो अपनाएगा, पहले ब्लैक से व्हाइट में बदलेगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी एक्ट है भारत में, उसके अंदर हम तुम्हें पकड़ेंगे। अगर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बढ़िया हो जाए, एकदम सख्त हो जाए, उसके अंदर के ऑफिसर एकदम बढ़िया हो जाए, तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा जीरो। अब देखो जीरो होने से क्या क्या फायदा होगा, सो देखो मनी लॉन्ड्रिंग जीरो हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर नहीं पाएगा, ब्लैक ब्लैक ही रह जाएगा, ब्लैक ब्लैक रह के वो यूज ही नहीं हो पाएगा। जब यूज नहीं हो पाएगा तो ब्लैक कमाने वाले लोग जो क्रिमिनल्स हैं, अच्छा इलीगल सोर्स कमाने वाले कौन, अच्छे लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स बाद में कहेंगे जब यूज ही नहीं कर पाता हूं तो पैसा कमाने से क्या फायदा। क्या समाज में क्रिमिनल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, क्या क्रिमिनल एक्टिविटी कम हो जाएगा। तो आप समझ में आया कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना क्यों जरूरी है। बताओ क्यों जरूरी है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के अंदर जो पैसा इन्वॉल्व है दैट इज ब्लैक मनी एंड दैट इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा को अगर हम लॉन्ड्रिंग एक इंग्लिश वर्ड है नॉर्मली, ये कोई लीगल वर्ड नहीं है। लॉन्ड्रिंग मतलब धोना। अच्छा कपड़े की लॉन्ड्रिंग होती है कि नहीं होती, पहले बताइए। कपड़े को भी धोया जाता है। तो इसी तरीके से यहां पे भी क्या होता है कि ब्लैक मनी को धो के व्हाइट मनी बना देते। सच में धोना नहीं होता कि मालूम चल बाल्टी में पानी लेके धो दिए, मतलब इसका मतलब जिसका सोर्स इलीगल है उसको हम लीगल सोर्स बना दिए। क्या बना दिए, लीगल सोर्स। और लीगल सोर्स तो बनेगा डॉक्यूमेंटेशन से, और डॉक्यूमेंटेशन करने वाला प्रोफेशनल तो भारत में सीए है कि नहीं। पहले अच्छा डॉक्टर कभी डॉक्यूमेंट बनाता है, सुई भोंकता है, सुई देता है ना वो, है ना। इंजीनियर घर बनाता, डॉक्यूमेंट तो नहीं। सर्टिफिकेट कौन देता भारत में, खूब ऑडिट किया, सर्टिफिकेट दिया, फॉर्म साइन किया, कौन करता है, सीए एंड सीएस। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे ज्यादा कौन दिखेगा, सीए एंड सीएस। चलो तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा इसका मैं दूसरा नाम अगर दूं कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं, देखो कि जो इलीगल सोर्स वाला पैसा है उसका हम सोर्स जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया आपको। देखो ब्लैक मनी कौन से सोर्स से आया है, इलीगल सोर्स वाला पैसा है। इसी का जब आप लीगल सोर्स बनाओगे, क्या बनाओगे, लीगल सोर्स, तो दैट प्रोसेस इज व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग। यही तो है। अब बोलोगे सर जल्दी बताओ, हम चाहते हैं कैसे लीगल सोर्स बनता है, तो वो बताऊंगा आगे कि मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर हम इलीगल सोर्स को किसमें बदल देते हैं, लीगल सोर्स में बदल देते हैं, और जिसको सरकार पकड़ नहीं पाती, और जिस वजह से फिर ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, और ये अच्छी चीज नहीं। समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ आप, ठीक है। तो जल्दी बताओ व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी विच इन फैक्ट मीन्स द क्रिएशन ऑफ लीगल सोर्स फॉर इलीगल सोर्स। जो इलीगल सोर्स है उसको हम किसमें तब्दील कर देते हैं, लीगल सोर्स। जहां लीगल सोर्स हुआ अब आप सीना तान के पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ। अब बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करें, तुम लोग एक बार बोल के सुनाओ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। ठीक है, ब्लैक मनी का एक और नाम है टेंटेड मनी, और व्हाइट मनी को क्या बोलते हैं, अनटेंटेड मनी। टेंटेड तो ब्लैक ही होता है, मालूम है ना। टेंटेड मतलब ब्लैक मनी को एक और मनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, टेंटेड, और इसको क्या बोलते हैं, अनटेंटेड। ठीक है, इसको उतारना तो उतार लो, ये बुक में बना हुआ है। अगर बना हुआ तो ये तो लिखो, इलीगल सोर्स, इलीगल सोर्स ये तो लिखो। इलीगल सोर्स को बदल के किस में बदल देना, लीगल सोर्स में। अब ये कैसे होता है ये तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, आज तो इंट्रो है बस। अगली क्लास में प्रॉपर सिखाऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है, कैसे किसी इलीगल सोर्स के पैसे का लीगल सोर्स बना दिया जाता है। ठीक है, लीगल सोर्स बनते ही अब आराम से खर्च करो, कोई दिक्कत ही नहीं। कर लिया, उतार लिया ये। अच्छा, सब आज वॉल्यूम फर्स्ट लेके आ गया था क्या? अच्छा अच्छा, होता है ऐसा, आजकल हो रहा है, भारत में हो रहा है ये सब। ठीक है, चलिए फोटो नहीं खींचना तो फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो, जब घर पे जाओगे तो बुक में उतार लेना इसको। फोन निकाल के व्हाट्सएप मत चेक करो, फोटो खींचो। मैं जब भी फोन निकालता हूं किसी और काम के लिए पहले व्हाट्सएप ही देखने लगता हूं। क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि फोन निकाला किसी को फोन करने के लिए, व्हाट्सएप देखने लगे, उसी पे गलती से यूट्यूब पे चले गए तो बस। चलिए
अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक, ब्लैक को क्या कहते हैं हम, इनटू व्हाइट, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड टू डिस्गाइज इट्स इलीगल ऑरिजिन, मतलब क्रिमिनल के इलीगल सोर्स के पैसे को हम क्या बना देते हैं, लीगल सोर्स, जो हमें करना नहीं चाहिए, जो हमें करना नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं। बाकी एक बात बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग किससे जुड़ा हुआ है, मैंने बता दिया था, मनी लॉन्ड्रिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, क्रिमिनल एक्टिविटी। जितना ज्यादा भारत में मनी लॉन्ड्रिंग होगा उतना ही ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होगा, है ना। हायर द मनी लॉन्ड्रिंग हायर देयर विल बी द क्रिमिनल एक्टिविटी, लोअर द मनी लॉन्ड्रिंग लोअर देयर विल बी द क्रिमिनल एक्टिविटी। आप जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे तो पैसा ब्लैक का ब्लैक रह जाएगा, ब्लैक का पैसा इस्तेमाल हो नहीं पाएगा, फिर लोग ब्लैक कमाना ही नहीं चाहेंगे, फिर तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी घट जाएगा। लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोके और मनी लॉन्ड्रिंग चलता रहा भारत में, तो लोग ज्यादा ज्यादा ब्लैक मनी कमाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ब्लैक मनी कमाते मैं व्हाइट मनी में बदल लूंगा, आराम से इसको यूज करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, क्रिमिनल एक्टिविटी। हायर द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस हायर देयर विल बी द क्रिमिनल एक्टिविटी, लोअर द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस लोअर देयर विल बी द क्रिमिनल एक्टिविटी इन सोसाइटी, है ना। एक बार बोल के बताओ तो कैसे, सब बोलो, बोलते क्यों नहीं हो भाई तुम लोग, क्या बात है, आवाज नहीं निकल पा रही है, मतलब पेट में छोले भटूरे आवाज निकलने नहीं दे रहा है। एक भी बच्चा लंच में जो अच्छा खाना खाए, सबको देखता हूं ये सब छोले भटूरे खाता रहेगा, पास्ता, नाश्ता में हम करते हैं पास्ता, और क्या खाते रहते हो तुम लोग, कोई चावल दाल रोटी सब्जी ये सब खाता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे, खाते हो है, कुछ लोग कुछ नहीं लाता, हवा खाता रहता है बैठ के। लंच वंच लेके आया करो, टाइम पर खाना खाना चाहिए, मालूम है ना, है ना। तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग को बहुत मेहनत करना है अभी, है ना, इसलिए फिजिकली एकदम स्ट्रांग रहो। चलो हेडिंग जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग, हेडिंग जोर जोर से, सारा बच्चा सबको मुंह देख रहा हूं जोर से। क्या इसको हम ये भी कह सकते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या होता है इल इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लिख लो ये चीज। इल इफेक्ट्स का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का क्या बुरा असर है, ये ना, सोसाइटी पर क्या है, डेवलपमेंट पर क्या है। तुम लोगों से मैं पूछूं तो जरा बताओ तो, मनी लॉन्ड्रिंग अगर होता रहा भारत में तो उससे क्या क्या हो सकता है। हाँ ये तो मुझे मालूम है, सभी बोले क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, ठीक है, अमीर अमीर बढ़ेगा, गरीब गरीब है। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके मैं बताता जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले सुनो, देखिए, सबसे पहले से मान लीजिए देश है हमारा, है ना, इंडिया, मेरे से अच्छा कोई नहीं बना पाया आज तक, ठीक है जी, इंडिया है, जहां ध्यान से देखो सारे बच्चे, हाँ जी, इतना अच्छा देखो कोई नहीं बना हुआ, ये श्रीलंका है, श्रीलंका था नहीं अदर चलो देखो, मान लीजिए कि भारत में आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू आरबीआई पूरा मॉनेटरी पॉलिसी देखता है देश का, देखता है ना। आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो वही पैसे के बारे में मालूम होगा जो पैसा लोगों ने बताया होगा सरकार को, जो डिस्क्लोज किया होगा। सरकार को तो डिस्क्लोज मनी ही पता होता है, अनडिस्क्लोज मनी तो नहीं पता। सरकार को मालूम है फॉर एग्जाम्पल कि भारत में 1 लाख करोड़ रुपया है, मान लीजिए, तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं, है ना, ज्यादा बोलूंगा तो मेरे से कुछ नहीं निकल पाएगा, इसलिए 1 लाख करोड़ सरकार को मालूम है, 1 लाख करोड़। तो सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी 1 लाख करोड़ के हिसाब से बनाती होगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेकिन भारत में मालूम चला 50,000 करोड़ अनडिस्क्लोज्ड मनी है, जो कि ब्लैक मनी है, जो सरकार को पता नहीं है। तो इसका मतलब सच में 1.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ हुआ नहीं दोनों मिला के, हाँ 1.5 लाख करोड़ हुआ ना, हाँ 1.5 लाख करोड़ हुआ। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया सच में है, लेकिन सरकार 1 लाख करोड़ के हिसाब से क्या बना रही है पॉलिसी, क्या वो पॉलिसी सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप पॉलिसी बना रहे हैं ये सोच के कि आपके यहां 1 लाख करोड़ रुपया है, लेकिन सच में मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है? 1.5 लाख करोड़।
तो क्या अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन के वजह से क्या आपकी वो पॉलिसी धराम हो जाएगी, गिर जाएगी, बेकार हो जाएगी? अरे बोलो, अरे गिरेगा नहीं यार। तुम पॉलिसी बना रहे हो ये सोच के कि 1 लाख करोड़ है देश में, और मालूम चला देश में सच में पैसा कितना घूम रहा है, 1.5 लाख करोड़। तो एक बात बताइए, आपकी अनरियलिस्टिक डेटा के ऊपर आपने पॉलिसी बनाया, दैट पॉलिसी विल सक्सीड? क्या वो सक्सीड हो पाएगा? कभी भी कभी सक्सीड नहीं हो पाएगा, वो फेल ही होगा। अब बताइए, बार बार आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी फेल होती रहेगी, आपका तो मालूम चला देश का फाइनेंशियल सिस्टम धराम हो जाएगा, गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपका देश का फाइनेंशियल कमजोर हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए जरूरी है कि जो अनडिस्क्लोज वाला, ब्लैक वाला है, इसको काफी कम रखा जाए। देखो, ब्लैक थोड़ा बहुत तो रहता ही है, पर थोड़ा बहुत 1 लाख करोड़ में मान लो कि 5,000 करोड़ जोड़ दो और चलता है, लेकिन 50,000 करोड़, ये तो इसका आधा हो गया, पॉलिसी बेकार हो जाएगा। तो सुनिए, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी होने की वजह से सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, क्या वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है? वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, जिस वजह से देश कमजोर हो जाता है। देश क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आज तुमने सुना होगा यूएसए है, यूएसए बहुत मजबूत देश है। क्यों मजबूत देश है? सुना होगा वहां पे ना पेपर मनी जो है वो बहुत कम यूज होता है। वहां पे कौन सा मनी यूज होता है? प्लास्टिक मनी। सुना प्लास्टिक मनी का मतलब? कार्ड हो गया, आजकल तो कार्ड से भी आगे निकल गए, स्कैन चल रहा है। आप तो पेटीएम स्कैन, ये स्कैन, वो स्कैन। तो आपने सुना होगा वहां कैश बहुत कम चलता है। तो कैश बहुत कम चलता है, सब कुछ बैंक से चलता है। अब बैंक से चलेगा तो सारे का सारा डिस्क्लोज मनी, अरे बैंक का मनी तो डिस्क्लोज है ना। तो उन देशों में डिस्क्लोज मनी बहुत है, हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां अनडिस्क्लोज ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा पॉलिसी बेकार हो जाता है। सुना नहीं सुना? पहले बताइए आप। चलो ये बात समझ में आ गया, और मैं बताता हूं, सुनो, मैं एक बार पूरा बता के फिर लाइन बाय लाइन टैली करा दूंगा। एक बात समझ में आ गया कि सरकार का कंट्रोल नहीं रह पाएगा। फिर दूसरा सुनिए, ये ब्लैक मनी कमाने वाले जो लोग हैं, जैसे मान लो एक क्रिमिनल, सबसे पहले क्रिमिनल था, वो छोटा मोटा क्रिमिनल, चोर उचक्का था। चोर उचक्का कुछ पैसा कमाया, ये ब्लैक मनी कमाया। ब्लैक मनी को कमा के तुरंत वो किस में बदल लिया? व्हाइट मनी में बदल लिया। ठीक है, जब देखा कि आराम से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, व्हाइट मनी हो रहा है, और ब्लैक मनी कमाया, और व्हाइट मनी बढ़ गया, और ब्लैक मनी कमाया, और व्हाइट मनी बढ़ गया, मनी लॉन्ड्रिंग करके खूब कर रहा है, और देखते देखते इतना पैसा व्हाइट मनी हो गया। अब वो जानते हो क्या करेगा? अंदर से तो बदमाशी आदमी है ना, ये है तो क्रिमिनल ही है ना। अब ये क्या करेगा? इसी पैसे से चुनाव लड़ेगा। क्या लड़ेगा? चुनाव लड़ेगा। पहले बनेगा एमएलए, फिर और ये सब काम करेगा, और पैसा आएगा, फिर बनेगा एमपी, और पैसा आया, और अच्छा वो और पैसा बांटा, सब में बांटा और सपोर्ट मिल गया, अब बन गया मिनिस्टर, है ना। और पैसा बांटा और बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब बताइए, आपके यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए क्रिमिनल लोग रहेंगे, आपका देश कभी आगे बढ़ेगा? पहले बताओ ना आप, है ना। और ये क्यों बन गया एमपी एमएलए? क्योंकि आजकल देश में एमपी एमएलए बनने के लिए खूब प्रचार प्रसार करना होता है। अब प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा हमारे आपके जैसा ईमानदारी से कमाया हुआ आदमी उतना पैसा तो नहीं कि प्रचार प्रसार कर पाएंगे भाई, है ना। एक बर्थडे होता है, उसका तो प्रचार प्रसार हम कर नहीं पाते ठीक से पूरे खानदान में, है ना। तो कहां हम इतने बड़े बड़े घर में घुस घुस के पैसा बांटेंगे और दारू पिलाएंगे लोगों को? जानते हो क्या क्या होता है हमारे देश में, है ना। अनलिमिटेड पैसा चाहिए, अनअकाउंटेड पैसा चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो ये यही लोग कर पाएंगे। आप बताइए, पूरा देश का नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले बताओ ना आप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भारत में मेरा मानना पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने की बहुत जरूरत है। बहुत बार सरकार, मैं देखता हूं सरकार तो छोड़ ही दो, सरकार भी तो पॉलिटिकल ही है ना। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट बहुत डांट लगाता है। कुछ दिन पहले फिर से डांट लगाया, सुना होगा आप लोगों ने, कि आप लोगों ने जो कैंडिडेट थे, उस कैंडिडेट का कितना इनकम है, क्या है, वो आपने बताया क्यों नहीं, है ना। डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? सुना होगा, है ना। डिस्क्लोज करते हैं ये लोग 5 लाख डिस्क्लोज किए, और हर घर में तुम 5-5 रुपया बांटो। कहां से पैसा आया तुम्हारे पास? सब ब्लैक मनी था इसका मतलब। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए तो अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वो लोग क्यों डेवलप्ड हैं? उसका कारण है वहां के पॉलिटिशियन अच्छे हैं। अब सुना बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर सुना मैं कहीं जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है। उसकी बेटी मैंने सुना कि वो शायद वो पिज्जा बर्गर के शॉप पे वो अपना क्या बारटेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिलीवरी करती है। वो देखो वो करती है। आप बताइए, यहां तो एक बार सरपंच बन गया ना, मुखिया सरपंच, तो भी जिंदगी भर अब हो गया काम उसका, है ना। चच्चा विधायक है हमारे, है ना।
सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिशियन को गाली देने से कुछ नहीं होना है, हम नहीं बनाया उनको। अगर हम अच्छे सोच समझ के वोट करें, कास्ट रिलीजन ना देखें, है ना, अच्छे लोगों को ही वोट करें, तो फिर सिस्टम तो जनता को बदलना है ना। आपने ऐसे लोगों को वोट दिया तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए आप। देखिए, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, हमारे जैसे पॉलिटिशियन ऐसे बनाने वाला कौन है? हम वोट नहीं देते तो बन पाता? पहले बताओ ना। तो आप इस बात को समझिए। तो ये एक तो ये है गलत। देखिए, अगर मान लो, देखो इधर, अगर इस प्रोसेस को रोक दूं बीच में, तो सारा सपना इनका, मुंगेरी लाल का जो सपना है ना, सब खत्म। कैसे खत्म? क्रिमिनल ब्लैक मनी कमाएगा, ब्लैक ब्लैक ही रह जाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। जब यूज नहीं कर पाएगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो एमएलए एमपी और प्राइम मिनिस्टर बनने तक का जो सपना है वो सब सपना अधूरा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब सबसे जरूरी क्या है, पहले बताइए? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं आपके देश का सोशल फैब्रिक समझते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको खराब करता है। और सुनिए, क्रिमिनल्स ब्लैक मनी कमाएंगे और आप उनको नहीं रोकोगे तो धीरे धीरे वो अमीर होते जाएंगे। और अमीर लोग, आपके शहर का, आपके गांव का जो अमीर लोग है, वो सब क्रिमिनल है। आप बताइए, सारे रिसोर्सेज पे कब्जा जमा लेगा वो, हर बिल्डिंग वही खरीद लेगा, हर फ्लैट वही खरीद लेगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? पहले बताओ। हर कॉन्ट्रैक्ट वही ले रहा है, रोड बनाने का, ये बनाने का। आप समझ जाओ कि क्रिमिनल अगर रोड बना रहा है तो रोड कैसा बना रहा हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताओ। तो इसको रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है ना। इसको अगर आप नहीं रोकेंगे तो मामला क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। ऊपर से घुसखोरी इस देश में बढ़ेगा। क्यों घुसखोरी बढ़ेगा? आज क्रिमिनल बहुत पैसा वाला है, खुद नहीं पढ़ा और ना अपने बच्चे को पढ़ाएगा वो, क्योंकि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना। नहीं समझे आप? आज क्रिमिनल बहुत पैसा वाला हो जाए, पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं, उसका बेटा को भी पढ़ाएगा नहीं, बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएगा, उसको घूस देगा 20 लाख 50 लाख, मेडिकल में नौकरी दिलवा देगा, मेडिकल में उसका बेटा बाद में गला ही काटेगा, ऑपरेशन कहां करेगा मालूम ही है। तो क्या ये ब्राइबरी को बढ़ावा देंगे ये लोग? अरे अनलिमिटेड जब पैसा हो जाता ना लोगों के पास, अभी ना मेहनत का पैसा, तो ये बांटना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, है ना। ब्राइबरी बढ़ेगा सोसाइटी में, है ना। आपके एमपी एमएलए घटिया लोग होंगे, है ना। पूरा देश का इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद हो चुका होगा। देखा जाए तो कितने नुकसान हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। और मेरा मानना है इसी सारे नुकसान को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग को पूरे तरीके से रोकने की जरूरत। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ। अब तुम एक काम करो, यहां से लेके यहां तक स्पीड में पढ़ो और कोई छूट गया हो तो मुझे बताओ। वन, टू, 3, 4, 4 स्टेटमेंट है, जल्दी जल्दी। पढ़ लिया? नंबर 4 में लिखा हुआ ना, एथिक्स खत्म, ईमानदारी खत्म। और नंबर 1 में ऐसे कंट्रीज की तरफ इशारा है जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान। आज पाकिस्तान जैसे कंट्री में, मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया में रोक दिया आपने, तो लोग पाकिस्तान के थ्रू करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, फिर वो पैसा वहां जाएगा, वो कहां जाएगा? टेररिस्ट के पास ही जाएगा ना। और आज देख ही रहो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आज किसका बोलबाला चल रहा है? टेररिस्ट का ही बोलबाला चल रहा है। आज बताइए, वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, है ना। हाँ, वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और आज सबसे ज्यादा कोई डरा हुआ है तो भारत डरा हुआ है। तो भारत एथिकल है, भारत तो इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करता, लेकिन उसको सहना पड़ेगा। चाइना को कोई दिक्कत नहीं, चाइना भी पैसा दे ही रहा है। पता चला ही होगा कि चाइना के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, अफगानिस्तान वाले, कि चाइना हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। अब उसके पास बहुत पैसा है, वो पैसा दे देगा उसको, तो चाइना में तो बम फटेगा नहीं, है ना। फटेगा तो इंडिया में। यही होगा ना आने वाले समय में, क्या होने वाला है। तो आप जरा समझिए इस बात को। इसलिए चक्कर यही कि वर्ल्ड की कंट्रीज में भी राजनीति चलती है ना। यूरोप वाले चाहते हैं एशिया आगे ना बढ़े, मरता घटता रहे अंदर। अगर मरता घटता ना रहे अंदर, तो क्यों अमेरिका छोड़ के चला गया अपना सारा वेपन? सारा का सारा। कभी जिंदगी में अफगानिस्तान सोच नहीं सकता था कि ऐसा वेपन बना पाएंगे। वेपन समझते हो ना, बंदूक ये सब।
आज सब छोड़ दिया वहां पे। वो इसलिए छोड़ दिया है कि मैं तो अमेरिका हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देता हूं, यही बम मारेगा इंडिया पे, यही होगा ना। अच्छा बताओ वो लोग क्या करेगा, वो सबका, वो जो बड़े बड़े फोर्स हैं ये सबका क्या करेगा, वो उड़ाने नहीं आता है, हेलीकॉप्टर को खेल समझ रहा है, वो लोग खेल समझ रहा, खेल खेल करते एक बम न्यूक्लियर बम छोड़ दिया इंडिया की तरफ, उसको क्या मालूम चलेगा। ये कितना गलत किया अमेरिका ने, पता नहीं अमेरिका के अंदर मन में क्या चल रहा हो, अलग बात है, पर मेरे हिसाब से तो अमेरिका ने बहुत गलत किया है। कम से कम सारा लेके चला जाता अपना, ऐसे आदमी के हाथ में दे दियो, ऐसे लोगों के हाथ में दे दियो, क्या इस्तेमाल करेगा उसका पता भी है आपको। और देखो पाकिस्तान के खिलाफ वो करेगा नहीं, पाकिस्तान तो उसका साथी है, पाकिस्तान तो लाया है उसको, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा नहीं, चाइना उसका फंड देता है तो चाइना के खिलाफ करेगा नहीं, तो बचा कौन, इंडिया। इंडिया ऐसे ही टेररिस्ट के हमेशा निशाने पर रहता है, जो टेररिस्ट के खिलाफ है इंडिया। तो आप इस बात को समझिए। तो ये सारी फंडिंग जो टेररिस्ट को होती है वो भी तो मनी, ब्लैक मनी होता है। आज बताओ ना, ये बच्चा एक सैलरी कमा रहा है, मान चलो 20,000 रुपया सैलरी कमा रहा है, घर तो इसका बेचारे का ठीक से चल नहीं पा रहा है, आपको लगता है टेररिस्ट को फंडिंग करेगा ये? टेररिस्ट को फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं? जो बिना मेहनत का पैसा कमाया, सब क्रिमिनल सब। और टेररिस्ट को फंडिंग वही करेंगे जो टेररिस्ट माइंड के होंगे, और टेररिस्ट माइंड के वो होंगे जो क्रिमिनल होंगे। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं है, सब लोग बुरे हैं, जो क्रिमिनल है सब लोग बुरे हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताओ। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत खराब है मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत वर्स्ट चीज है। मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोकिए। डीमोनेटाइजेशन एक टेक्निक था मनी लॉन्ड्रिंग पर अटैक का, कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। वो अलग बात है वो फेल हो गया, मुझे पता नहीं फेल हुआ पास हुआ, मैं तो नहीं कह सकता कि डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ कि नहीं हुआ इस देश को, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि ये भी एक टेक्निक था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को क्या किया जाए, रोका जाए। क्योंकि जितने लोगों के पास ब्लैक मनी था कैश में, वो तो बर्बाद हो गया ना, है कि नहीं। बोलने वाले लोग क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे मुझे नहीं पता, लेकिन सच में टेररिस्ट के पास जो पैसा था 1000 रुपए का नोट और कितने रुपए का नोट, 500 का नोट, वो तो बेकार हो गया ना। अब उसको नया नोट चाहिए 2000 वाला, और 2000 वाला नोट अगर इंडिया से नहीं जाएगा तो उसके पास तो पैसा रहा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए आप। अच्छा बताइए, टेररिस्ट तब क्या जॉब वॉब करता है क्या कहीं, ये सुबह शाम ऑफिस जा रहा है, बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग कर रहा है, ऐसा करता है क्या कि उसको बाहर से पैसा चाहिए होता है डोनेशन में। अब बाहर से पैसा वही आएगा जो ब्लैक मनी होगा, जो क्या होगा, ब्लैक। तो ब्लैक मनी को रोकना बहुत जरूरी है। और तुम लोग अगर न्यूज देखते होगे तो पाकिस्तान को डाला गया है ग्रे लिस्ट में। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसने उसको कौन से लिस्ट में डाल रखा है, ग्रे। और उसको इंडिया चाहता है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान फंड क्या, बस पाकिस्तान का एक दोस्त है चाइना, बार बार उसको बचा लेता है। लेकिन मेरा मानना चाइना को भी आज न कल तो भुगतना पड़ेगा। आप टेररिस्ट लोगों को बढ़ावा देंगे तो आज न कल तो आप भी उस गड्ढे में गिरेंगे, और आज न कल तो गड्ढा में गिरेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक काम कर रहा है वो। सच बोलो, आज पाकिस्तान उतना बड़ा एनिमी नहीं है इंडिया के लिए जितना बड़ा एनिमी कौन बन चुका है, चाइना। अरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मेन पाकिस्तानी है बेचारे, वो तो बहुत अच्छे हैं, आपको मालूम नहीं है। कभी यूट्यूब सब पर देखना, लोग पूछते रहते हैं आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत लोग अच्छा सोचते हैं। आपको लगता है कि जनता में सब लोग बदमाश होता है? हमारे जैसा कपड़ा पहनते हैं, हमारे जैसा खाना खाते हैं, वो है ना, तो हमारे जैसे ही तो है। लेकिन बस वही है कि दूसरे देश सब घुस घुस के, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये लोग चाहता दोनों में हमेशा झगड़ा चलता रहे। हम आप तो यहां बैठे हुए हैं, जिसके लोग सेना में होने की वजह से मारे जा रहे हैं, जरा उनके बारे में सोचिए कि उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा चाइना। चाइना खुद भी लड़ता है और पाकिस्तान को भी लड़वाता रहता है, और ये सब हो रहा है किससे, ब्लैक मनी से। ब्लैक मनी हर हाल में रुकना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ब्लैक मनी सिर्फ नेशनल प्रॉब्लम है या इंटरनेशनल प्रॉब्लम? क्यों इंटरनेशनल प्रॉब्लम है? हर कंट्री को दिक्कत है। आप इंडिया में रोकोगे ना तो ये मॉरिशस के थ्रू कर लेगा मनी लॉन्ड्रिंग। सुना मॉरिशस का नाम सुना है आपने? सुना होगा, ये टैक्स हेवन कहते हैं। मॉरिशस को कहते हैं, और किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। दुबई को भी कुछ हद तक लोग कहते थे, वहां टैक्स वैक्स नहीं था, तो उस सब के थ्रू। तो आप इंडिया को रोकोगे तो ये इंडिया के बाहर जाके उधर से मनी लॉन्ड्रिंग करके आ जाएंगे, यहां से ब्लैक मनी भेजेंगे और उधर से व्हाइट मनी लाएंगे। तो आप बताओ, ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल। तभी तो यूनाइटेड नेशन ने सब कंट्रीज को कहा कि अपने अपने यहां मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या बनाओ, लॉ, क्योंकि एक कंट्री के लॉ से होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताइए। आपने सुना हवाला ट्रांजेक्शन, पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, हलवा ट्रांजेक्शन नहीं, हवाला ट्रांजेक्शन। फेमा में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि क्या होता है हवाला ट्रांजेक्शन। हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू यहां से ब्लैक मनी भेजा जाता है और उसको वापस व्हाइट मनी कन्वर्ट करके लाया जाता है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इसके अंदर। तो 1 2 3 4 समझ में आ गया है ना। चलिए जी, अब इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतना घटिया असर है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी इनिशिएटिव लिए गए और कुछ नेशनल लेवल पे भी इनिशिएटिव लिए गए। तो जल्दी बताओ, ग्लोबल कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए
और इंडियन कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, जरा पढ़ के बताओ। पहले की बुक में मैंने कोई चार्ट वर्ट बनवाया है क्या इसके ऊपर, देखो तो है, वही चार्ट सबको बनवा देता हूं, याद करने में ठीक रहेगा। लेकिन एक बार रीड आउट करो सारा बच्चा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ये एग्जाम में आता है। जल्दी से इसको पूरा पढ़ो, जल्दी से बोल बोल के, सब मुझे देख रहा है, पढ़ना स्टार्ट करो। पहले ग्लोबल इनिशिएटिव बताओ कि ग्लोबली क्या क्या किया गया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, बताओ, पढ़ो। पढ़ते चलो बोल बोल के। D2H वाले बच्चे इतने जोर से चिल्लाओ कि घर वाले हिल जाएं। कुछ लोग आधा पढ़ने के बाद बोलता है बहुत हो गया। पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में आएगा ये। अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हो, बाद में याद भी करना है, एग्जाम में आता है, हर बार आता है ये। पढ़ लिया? ये तो था क्या, ग्लोबल इनिशिएटिव। इंडियन इनिशिएटिव में तो एक ही काम किया है, लोग क्या बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। चलिए पहले हम ग्लोबल इनिशिएटिव देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव। चलो मैं लाइन में लाइन में पढ़ाता हूं। सबसे पहले, क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक नेशनल फेनोमेना है या इंटरनेशनल? तो क्या ये जरूरी है कि हर देश एक दूसरे को कोऑपरेट करे इन ऑर्डर टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग? बताओ, क्या अकेले अकेले मनी लॉन्ड्रिंग को रोक लोगे तुम, या इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए? बोलो। तो इसलिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे पहले देखो तो कौन एक्टिव हुआ है, यूनाइटेड नेशन और कौन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इन लोगों ने 1980s में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। पहले इन्होंने समझा कि हाँ भाई, मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। चक्कर क्या होता है ना, जब तक इन लोग को, बड़े बड़े देश को ना, जब इन पे बात पहुंचती है तब इनको लगता है कुछ हुआ है ना। अमेरिका 9/11 हुआ था, अमेरिका में 9/11 हुआ था। 9/11 जब हुआ तब उनको लगा अच्छा टेररिस्ट कुछ होता है। उससे पहले इंडिया चिल्लाता रहा कि टेररिस्ट है, उसको समझ में नहीं आया। इसी तरीके से चाइना है, चाइना को भी जब खुद होगा तब समझ में आएगा। बाकी उसके बाद यही तो पाकिस्तान के लिए भी दुश्मन बना हुआ है। कौन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनाया गया ये, 1989 में। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, बहुत सारी कंट्रीज का क्या है, एक तरीके का ये ग्रुप है जो ये देखते रहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने यहां मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होने दे रही हैं, टेररिज्म करवा रही हैं। तो उन लोगों का नाम ये लोग बनाते रहते हैं। जैसे कोई घटिया कंट्री है तो उसका ब्लैक लिस्ट कर देगा, उसको ब्लैक लिस्ट करते ही उसको इंटरनेशनल कॉपरेशन मिलना बंद हो जाएगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा उसको, है ना। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और चांसेस हैं कि वो किस लिस्ट में आ जाए, ब्लैक में, है ना। ब्लैक लिस्ट में वो आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स में जैसे बताओ, नाम बताओ कुछ। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के हम मेंबर हैं, हम कैसे मेंबर होंगे, वो तो यूरोप वाले हैं ना, वो उनका अपना रीजनल ग्रुपिंग्स है। रीजनल ग्रुपिंग समझते हो आप, उस रीजन की कंट्री जो होती हैं वो आपस में क्या बना लेती हैं, ग्रुप। जैसे एशिया के अंदर आसियान है, सुना आसियान, ASEAN सुना, आसियान कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इन लोगों ने भी अपने अपने यहां क्या बनाए, बहुत सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद और भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कन्वेंशंस भी हुए, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वियना कन्वेंशन। उसके बाद एक और कन्वेंशन हुआ, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, नहीं बहुत लंबा है, यहां तक है, ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ
क्राइम। तो ये दो क्या हुए एग्जैक्टली? कन्वेंशन हुए जहां पे इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया, बैठ के एग्रीमेंट हुआ। कन्वेंशन मतलब एक तरीका अग्रीमेंट हुआ कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे। उसके बाद और भी एक्शन हुआ। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेटरी सुपरविजरी प्रैक्टिसेस, उसने यूरोपियन यूनियन ने, और आईएसओ का नाम जानते हो ना, सिक्योरिटी लॉ का इंटरनेशनल रेगुलेटर आईएसओ, इन लोगों ने भी बहुत सारे क्या लिए, इनिशिएटिव्स लिए। अब बोलोगे सर इतना कैसे याद होगा? तो इतना याद करने का एक चार्ट मैंने पिछले बैच में बनवाया था, वो तुम लोग को भी बनवा देता हूं, है ना? तो वो लोग तुम लोग देख देख के बना लेना। चलो सबसे पहले क्या, ग्लोबल इनिशिएटिव। जिनके पास बुक है वो देखना, पहले रुक जाओ। क्या इसमें सबसे पहले कुछ देखते हैं, कुछ एजेंसीज और कुछ क्या थे, रेगुलेटर्स, ये ना, कुछ एजेंसीज कुछ रेगुलेटर्स, और दूसरी तरफ कुछ इनिशिएटिव्स। कुछ इनिशिएटिव। चलो पहले इनिशिएटिव ले लेता हूं, जरा बताओ तो कुछ कन्वेंशन का नाम बताओ तो कौन कौन सा कन्वेंशन हुआ? बोलो, स्पेलिंग बोलो। वियना का स्पेलिंग यही है, देखो तो यही है। बुक तो किसी के पास है ही नहीं, एक के पास भी बुक नहीं है। वियना ही है ना, कन्वेंशन। वियना बताओ तो क्या है, बताओ वियना क्या है? देश का नाम है, जगह का नाम है। अगला दूसरा कौन, जरा बताओ तो कौन सा है? यूरोपियन कन्वेंशन हुआ था, कोई बता ही नहीं रहा है। जो लंबा चौड़ा नाम था यूरोपियन कन्वेंशन, क्या नाम था? यूरोपियन कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर, ऐसे वाला कुछ आया था ना। तो ये तुम लोग पूरा लिख लेना। तो ये दो कन्वेंशन हुए थे, दो इनिशिएटिव। बोलो कौन कौन? वियना कन्वेंशन और यूरोपियन कन्वेंशन। अब याद रखने के लिए कुछ तो निकालेंगे ना इस तरीके से, ऐसे तो याद ही नहीं हो पाएगा हम लोगों से। अच्छा, एजेंसीज रेगुलेटर्स में बताओ। अब सबसे पहले तो भाई एक्टिव कौन हुआ था? एक एजेंसी है। उसके बाद एक वो भी था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। चलो अब फिर एफएटीएफ, बोलो क्या है फुल फॉर्म? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है जो सोचो आर्मी की तरह घूम रहा होगा, ये कंट्रीज का आपस में एक एसोसिएशन है, ठीक है। अगला, अच्छा कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स भी हुए, याद है? कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स, रीजनल ग्रुपिंग। एक चीज तुमने देखा, रीजनल ग्रुपिंग में एशिया से ज्यादा कोई नहीं है, सब यूरोप वाला। तो सोचिए वो लोग कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग हैं, हम लोग बस अब तो और एक टेंशन हो गया, अब अफगानिस्तान में लड़ते रहो बैठ के, कहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जब हम इसी सब में लड़ते रहेंगे। अब वो लोग कितना शांत जिंदगी जीता है, आप मानो ना मानो, अगर पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वही सब हुआ ना, जहां पे आप आराम से बार बंड लड़कियां 24 घंटे रोड पे घूम सकती हैं, कोई भी बाहर कहीं भी निकल सकता है, आजादी से रह सकता है, खुश होकर रह सकता है ना। बताइए आप किसको कहेंगे, मतलब सिर्फ बोलने के लिए कि स्वर्ग ये है ये, या सच में स्वर्ग जैसा जहां फीलिंग आए उसको स्वर्ग बोलेंगे ना। आज अमेरिका सब जैसा एक, न्यूजीलैंड सुना होगा आपने, न्यूजीलैंड में पुलिस ही नहीं है, या पुलिस है तो बहुत कम पुलिस, आपने सुना होगा। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पे कभी कुछ इलीगल काम ही नहीं होता, मतलब वहां पे कोई मार पीटी आपस में लोग करते ही नहीं है। रिसोर्सेस हैं ज्यादा, लोग हैं कम। हमारे यहां उल्टा है, रिसोर्सेस है कम, लोग हैं ज्यादा, और लोग ज्यादा से भी ज्यादा, लोग तो बहुत है ना हमारे यहां, तो इसलिए तो क्यों अमीर लोग जब पैसा कमा लेते हैं तो अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, क्यों अपना देश छोड़ जाते हैं? क्योंकि उनको मालूम है मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, कितना भी अचीवमेंट कर जाऊं, यहां रोड पर निकलूंगा, मालूम चला कोई भी दो थप्पड़ मार के, चाकू मार के मुझे मार देगा। किसी को भी छोड़ता है यार, डॉक्टर इंजीनियर किसी को भी छोड़ा है, आप सीएस है, मार्केट में निकल रहे हैं, आपको एक रिक्शा वाला भी 4 थप्पड़ मार देगा, कोई देखने वाला नहीं। आप सही बोल रहा हूं मैं, है ना? पढ़ाई लिखाई को तो इज्जत ऐसी ही नहीं है यहाँ पे ना, तो इसलिए लोग चले जाते हैं दूसरे देश में कि हम इज्जत की जिंदगी तो जिएंगे कम से कम, है ना। तो ये है। चलिए रीजनल ग्रुपिंग में कुछ ग्रुपिंग्स का नाम बताओ। अरे बताओ यार, तुम लोग कुछ भी नहीं बताते हो यार। यूरोपियन यूनियन, उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ यूरोप, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स,
अच्छा, अमेरिकन स्टेट्स आप जानते हैं? अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज से, इसलिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है ना, ऐसे ही उन लोग का, जैसे न्यूयॉर्क है, हम लोग लगता था कोई कंट्री होगा ही, पर वो कंट्री नहीं है, अमेरिका का ही एक, आपने सुना होगा न्यू जर्सी एक नाम है, कैलिफोर्निया है, और लॉस एंजलिस है, और कौन कौन है? वॉशिंगटन डीसी है, जहां मेन है उनका वॉशिंगटन, जैसे न्यू दिल्ली समझो एक तरीके से हो गया, और वर्जीनिया है, और शिकागो भी है ना, अमेरिका में है शिकागो भी है? हमारे यहां यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड है ना। चलिए खैर, जो भी है ना, 100 में 90 में बेईमान, फिर भी हमारा देश महान है ना। चलिए, कोई बात नहीं है, इस देश में हम जन्मे, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर हमारा ये है कि इस देश को हम अच्छा बनाएं, है ना। अच्छा बनाएंगे, दो ही ऑप्शन है, या तो आप अच्छे जगह पे चले जाएं, या जहां नहीं जा सकते तो जहां है उसी को अच्छा बनाएं, है ना। सुबह सुबह उठते हैं, दिल्ली में देखते हैं ना, आता है सुबह सुबह गाड़ी आती है और गाना गाते हुए, क्या है वो सफाई वाला, स्वच्छ भारत का है हमारा वादा, ऐसे करके गाना गाते हुए, है ना। और लोग क्या करते हैं, ऊपर से फेंकते हैं उसके ऊपर, मैंने देखा है। और कभी कभी वो मिस कर जाता है और रहता है नीचे, और दिन भर नीचे रहता है वो, उसको कोई उठाता नहीं है। अब मैं सुना होगा, एक आदमी उसमें डाल रहा था, वो खुद ही गिर गया उसमें, अब मर गया, पता नहीं है आपको। तो ये बैन हो गया है कि आप ऊपर से नहीं फेंक सकते, लेकिन उसको चेक कौन करेगा कि इस बैन को माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है? जो चेक करने का उसी के ऊपर फेंक देगा। हाँ, तो ये चलता है। मैं देखता हूँ, एक लेडी मेरे सामने रहती है, मैं देखता मतलब मैं अरे यार, कभी अपने बालकनी में जाता हूं तो दिख जाती, सबके साथ ही होता होगा ये तो। एक लेडी है, बाल वाल ऐसे ऐसे करेगी और निकाल के ऐसे फेंक देगी नीचे। अरे कोई नीचे जा रहा होगा, कोई मुंह खोल के जा रहा होगा, उसके मुंह में चला जाएगा। गलत बात है, गलत बात है, पहले बताइए। मैंने देखा लेडी सबको, ये सब कुछ नहीं समझती हैं। ऊपर कपड़ा डाल देंगे, नीचे पानी गिर रहा है, आपको एकदम बारिश जैसा महसूस होगा। कपड़े भी अच्छे हो तो समझ में आता है, ऐसे ऐसे कपड़े से पानी आता है जो सोच नहीं सकते। तो ये सब लोगों को समझने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ कहां स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है ना। लोग अपने घर को स्वच्छ कर रहे हैं, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। बाकी डॉग्स, कुत्ते तो है ही, वो तो पूरा मेंटेन किए रहते हैं। चलिए अगला, उनको, उस लेडी को मैं डेली देखता हूं, डेली निकलती है, जब वो आवाज आता है, डेली आएगी, इतना बड़ा कूड़ा लेके आएगी और एकदम निशाना लेके फेंकती रहेगी। एक दिन मैं ऐसे देख रहा था उनको, मतलब वो देख रहा था कि फेंक रही कैसे, तो वो मुझे देख के हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। ज्यादा उम्र नहीं है, 30-32 की उम्र। बात आगे नहीं बढ़ी, बात आगे बढ़ेगी, अच्छा है ना। बेसल कमेटी भी था ना, एक था ना बेसल कमेटी, और एक कौन, आईएसओ। अब देखो जितना लंबा चौड़ा तुम्हें लग रहा था, अब उतना मुश्किल भरा नहीं है, याद हो जाएगा तुम लोगों से। नहीं हो जाएगा याद? इन सब के बारे में लिख देना, एक बार मैं याद करवा के अभी छोड़ूंगा, है ना। चलो जल्दी से बताओ तो, कितने एजेंसीज, रेगुलेटर्स? 2। वो लेडीज का कहानी जो सुना दिया ना, तो सबका दिमाग हिल चुका है। अब वो ये इधर देख ही नहीं रहा। मैंने बोला कितने एजेंसीज, रेगुलेटर, तो बोल रहा 2। एजेंसी रेगुलेटर कितने हैं? मेजर 6 हैं, लेकिन पूरा गिन जाओगे तो 8 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो तुम लोग 8 का नाम बोलो। नौ जल्दी, 8 है, 8 जल्दी बोलो, 8 का नाम बोलो। यूएन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, एफएटीएफ, रीजनल ग्रुपिंग के अंदर कौन आ गया? ईयू, काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, बैसल कमिटी और आईएसओ। और बताओ उसमें इनिशिएटिव्स बताओ। वियना कन्वेंशन एंड बोलो यूरोपियन कन्वेंशन। मुझे याद चाहिए अभी, कभी पहले फोटो खींच लो, उसके बाद मैं इसको पूछूंगा। अभी अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये सब उठाऊं, है ना, क्योंकि वो चारों चैप्टर अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना, तो वो चारों मैं करा दूं पहले, इससे पहले कि थर्ड वेव आए। क्या लग रहा है, थर्ड वेव भी आएगा क्या?
हाँ कोई ये भी टेक्निकली इसमें बहुत क्वेश्चन आता है इन सब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड से बहुत आता है। फेमा भी कराऊंगा, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको पहले कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? याद कितने लोगों को हो गया जो आंख मूंद के बता सकते हैं पूरा? एक बच्ची है, एक ही है। चलो कोई बात नहीं, दो देख लो देख लो, अभी सबसे पूछूंगा मैं। ये चॉइस नहीं है, मैं पूछूंगा ही अभी, जो हाथ नहीं उठाए हो। बेसल कमेटी, जल्दी जल्दी। चलो फोटो खींच लिया सबने? पूछना स्टार्ट करूं क्या? चलो आंख मूंद लो सारे लोग, आंख मूंद, मैं सबको देख रहा हूं। मुझे तो आंख बंद, मैं सबको देख रहा हूं। चोरी चोरी चुपके चुपके कोई नहीं देखेगा, सबकी आंखें बंद। हाँ जी, आंख बंद। चलो एजेंसी में पहला कौन? यूएन। दूसरा आंख बंद, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। थर्ड एफएटीएफ। फोर्थ रीजनल ग्रुपिंग में कौन? ईयू, काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। उसके बाद बेसल कमिटी, उसके बाद आईएसको। अच्छा, इनिशिएटिव में दो इनिशिएटिव, वियना कन्वेंशन, यूरोपियन कन्वेंशन। वाह क्या बात है, याद तो हो गया। कुछ का सर आंख मूंदने के चक्कर में एक पहर की नींद ले लिया हमने। चलिए हटाऊं। चलो अब हमारे इंडियन इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? इंडियन इनिशिएटिव। अब देखिए 1998 में यूनाइटेड नेशन का एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ और यूनाइटेड नेशन ने अपने मेंबर्स को कहा कि आप अपना लॉ बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या बनाओ? लॉ बनाओ। तो देखिए बोला गया कब? बोला गया कब? 1998 में। और हमारे यहां भारत में कब एक्ट आया? 2002 में। लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? 2003 से। 3 से हुआ ना, है ना? तो कितना मतलब उसकी बात को मानने में हम कितना टाइम लगा दिए? 4-5 साल लगभग। क्या? अरे हाँ, ये तो 2005 है भगवान, 2003 भी नहीं है। हाँ ऑफिशियल गजट में तो हो गया, लेकिन उसमें लाइन लिख देता है ना ये लोग कि जब सरकार बोलेगी तब से लागू होगा। तो क्या पता सरकार और आगे बढ़ा दिया हो। तो 2003 भी नहीं, तो 2005 है। तो जरा बता 2005 से गिनो, तो 1998 से गिनो 2005। 7 इयर्स बात मानने में लग जाता और इंडिया को समझने में लग जाता कि यूएन सही बोला होगा। सच बोलते हैं, अगर हम लोग सपना देखते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, हमें बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। इस स्पीड से तो नहीं चलने वाले। आपको विश्वास नहीं होगा, इंडिया में अभी मैं वैष्णो देवी गया, तो गया था फ्लाइट से, आया वंदे भारत पे एक बार चढ़ने का बड़ा शौक था, तो वंदे भारत से आया। विश्वास नहीं होगा, इतनी टॉप ट्रेन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, इतना गंदा कर दिया है। अगर आप लोग कभी, कितने लोग वंदे भारत एक्सप्रेस पे ट्रैवल किए हो? सारा बचा, जो आप बताएंगे हमारे लिए पहली बार होगा। मतलब सच बोलता हूं, शताब्दी में कितने लोग चढ़े हैं? शताब्दी में चढ़े होंगे ना। वो अंदर से शताब्दी है, बाहर से वंदे भारत है ना। इतना व्हाइट है ना, व्हाइट इतना गंदा हो गया, कुछ दिन के बाद वो ब्लैक दिखाई देगा। अंदर में भी उसका जो चलता रहता है ना, स्पीड दिखाता रहता है कितना स्पीड। कुछ का स्पीड वाला नहीं चल रहा था, कुछ का चल रहा था, है ना। ऊपर से एक सबसे बुरी बात, ये लोग खाना पीना नहीं दे रहा। अभी इन लोगों को मौका मिल गया है, मूड खराब। एक तो खाने पीना नहीं दे रहे हो, कम से कम बाहर वाले को तो बेचने आने दो। इसमें बस वो एक वो एरोप्लेन की तरह, फ्लाइट की तरह वो नहीं लेके आते ट्रॉली, वो ट्रॉली लेके वो आए और उसमें बस उन्होंने चिप्स रखा हुआ था। बस मैं कहा चिप्स ठूस के रात भर सोऊंगा मैं इधर। एक कम से कम कुछ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, 2 मिनट के लिए वो ट्रेन रुकती है बस, जहां भी स्टॉपेज होता है 2 मिनट। 2 मिनट में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। आप बाहर गए पूरी छोड़े लेने और उधर ही छूट गए। और सबसे अजीब बात है कि होता नहीं, जैसे पहले हम लोग का आदत था इंडिया में कि ट्रेन हॉर्न मारेगी, उसके बाद भी कुछ देर के बाद स्टार्ट होगी और फिर हम चलते 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 सिमरन को पकड़ लेंगे। सिमरन को पकड़ लेंगे, सिमरन पकड़ लेगी। अच्छा सिमरन पकड़ लेती है शाहरुख खान को, हाँ जो भी है। लेकिन यहां तो बस वो गेट ऐसे, जैसे मेट्रो नहीं होता, बंद होते ही स्टार्ट,
बंद हुई स्टार्ट, तो आप बाहर जा नहीं सकते। मतलब इतना हालत खराब, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, लेकिन वही जब वो खाना पीना देना स्टार्ट करेगा तो उसके ऐसा कोई नहीं। जैसे आप शताब्दी में कभी चंडीगढ़ गए हो, 4 घंटे का रास्ता है, 4 घंटे में लगभग 4 बार वो खाना देने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ऐसा लगता ही नहीं, कुछ लोग तो सिर्फ खाने के लिए ट्रेन पे चढ़ेंगे, भाई क्या हुआ, आज खाने के लिए गया था, चंडीगढ़ से वापस आया, है ना। तो ये हालत है। आप देखो इंडिया में अच्छी अच्छी ट्रेन आ रही हैं, इनका सोच है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करता कोई। कैसे हम आगे बढ़ेंगे बताइए। वंदे भारत का हालत खराब। ऊपर से सबसे बड़ी बात, मैं तो ट्वीट करने वाला हूं मिनिस्टर ऑफ रेलवे को, आप लोग शीशा साफ क्यों नहीं करते भाई। हम लोग कितने मुश्किल से एक तो खिड़की के बगल वाला सीट लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि बाहर देखते जाएंगे। ऊपर से वंदे भारत है या विस्टाडोम, समझते विस्टाडोम वाला एक ट्रेन है, ऊपर नीचे हर जगह शीशा होता है। वो लोग क्यों लेते हैं कि हम आराम से देखते उगते हैं। मेरी आदत, मैं देखता हूँ, बड़ा मुझे बाहर देखने में बड़ा मजा आता है। ट्रेन में अगर 12 घंटे में 12 घंटा बाहर देखता रहता हूँ, सब सो जाते हैं फिर भी मैं देखता रहता हूँ। और कभी कभी क्या होगा, लोग रात में ना, रात का वो रिफ्लेक्शन आ जाता है शीशा पे, तो बाहर दिखाई नहीं देता है, फिर भी मैं ऐसे करके देखता रहता हूँ। अरे एक बात, कितना अच्छा है, नदी नाले गांव शहर सबको दिखाते हुए आता है, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है नहीं लगता, पहले बताइए। मैं जिस शीशे के बगल में बैठा हूं, उसको किसी ने ढेला मार के क्या कर दिया था, फोड़ दिया था। उन्हीं जो क्रिस्टल जैसा गोल 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 हो जाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मैं दूसरे के सीट पर जाके बैठ गया, है ना। बताइए, इन लोगों को ठीक करना चाहिए, करना चाहिए, शीशा साफ करना चाहिए जिससे कि बाहर दिखाई दे सके। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं आप लोग के साथ भी होता होगा। नहीं, कुछ लोग बड़े मैच्योर होते हैं, ट्रेन में आएंगे ऐसे बैठ जाएंगे, शीशे के बगल में बैठ के, लेकिन उधर नहीं देख रहे हैं, तो तू इधर बैठ, फिर जो देखना चाहता है उसको बैठने दे कम से कम। और पहले राजधानी में लोग क्या करते, शताब्दी में आएंगे पहले वो पर्दा लगा देंगे। अरे यार, एसी में बैठा हुआ धूप तुझे क्या जला देगा, अरे मुझे देखने दो यार बाहर। तो मैं क्या करता हूँ, सीट चाहे मेरा कोई भी हो, सबसे पहले ट्रेन में पहुंच के सबसे पहले उधर जाके बैठ जाता हूँ। अब कोई आता है मैं उधर देखता रहता हूँ। लेकिन कुछ लोग बदमाश होते हैं, ये हमारी सीट है, तो बैठ इधर, मैं उधर जाता हूँ। लेकिन कितने लोगों को पसंद है बाहर देखते रहना। अच्छा, कितने लोग मेच्योर वाले हैं, हमें कोई मतलब, हमें ट्रैवल करने का मतलब है, बैठ गए तो बस। एक है, और बाकी लोग कहा सर हम तो इंजन वाले हैं। कुछ लोग तो इंजन पर चढ़ के जाते होंगे, नहीं। चलिए खैर, तो इंडिया में देखिए 2005 से, खैर एक्ट का नाम 2002 है, लेकिन ये लागू कब से हो गया, 1 जुलाई 2005 से। अब इसमें क्या क्या हुआ। अच्छा, क्या अपने मर्जी से किया है इंडिया ने ये एक्ट, या टू इम्प्लीमेंट द यूएन रेजोल्यूशन। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द यूएन ने कहा था ना कि भाई अपने अपने एक्ट बनाओ, तब जाके इन्होंने एक्ट बनाया। मतलब अगर यूएन ना बोला होता तो ये लोग एक्ट भी नहीं बनाते। चलिए अब आइए, पोमला तो खैर हम लोग को पूरा ये चैप्टर ही पढ़ना है, शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले बताइए पोमला के कुछ फीचर्स। पोमला में कितने चैप्टर्स हैं जरा बताओ तो। कंपनी लॉ में कितने चैप्टर्स हैं, 29, यहां सिर्फ 10 है ना। कितने सेक्शंस हैं, सारा बच्चा हाय अल्लाह 75 ही। 75 तो हमारे कंपनी लॉ के एक चैप्टर में होता है, नहीं, टोटल 75 सेक्शन ही है। बोलो सर इतना कम सेक्शन, हद हो गया सर। इतना कम है, लेकिन इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन इतना बनाएगा ना आरबीआई, हालत खराब कर देगा आपका। समझ में आ गया। ऊपर से पोमला के अंदर जो अथॉरिटी है वो कौन है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सुना होगा ईडी का नाम, प्रवर्तन निदेशालय। वहां पे कहा जाता है लोग सीबीआई से डरे न डरे, ईडी से लोग जरूर डरते हैं, और ईडी का छापा पड़ता है तो छोड़ता नहीं है वो। तो इस एक्ट का रेगुलेटर ईडी है। तो ईडी इतना रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है कि क्या बताऊं मैं, आरबीआई, ईडी, तो चिंता मत, सेक्शन कम जरूर है लेकिन रूल रेगुलेशन बहुत है। अच्छा, शेड्यूल कितना है लास्ट में देखो तो, 5 शेड्यूल है। वाह वाह वाह, कहीं 2 बजे से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया मैं, हाँ 2:05 हो गया ना। अब तो तुम लोग को दिखना ही बंद हो गया होगा जहां टाइम से बाहर गए। मतलब तुम लोग मतलब पूरा वैलिडिटी लेके आते हो दिमाग में कि 2 बजे तक पढ़ना है, 2 बजे से जहां आगे गया कि बस सब वैलिडिटी खत्म हो गया, अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर के बाद आप भी दिखाई नहीं देंगे, आप कौन है, आपस में हम बात करेंगे कौन आ गया ये। चलो अगला, चलिए हाँ वो अलग बात है कि वो शेड्यूल कितने पार्ट में डिवाइडेड है। चलो बिना देखे बोलो, पोमला में कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शंस, और शेड्यूल लास्ट में कितना, कितने पार्ट में डिवाइडेड। चलिए अब इसके अंदर कुछ बनाए गए हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में AA, ए का मतलब आ, AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। चलिए सेक्शन 6 के अंदर पावर दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, याद रखना NIOG,
का मतलब नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। वो नोटिफाई करेगा वन और मोर पर्सन को जो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पोजीशन पे हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी। और ये सेक्रेटरी सब कौन बनते हैं, आईएएस ऑफिसर। इसलिए मैंने बोला ना, सरकार का सेक्रेटरी आईएएस, कंपनी का सेक्रेटरी आईसीएसआई का मेंबर, दैट इज सीएस। तो हम आईएएस के इक्विवेलेंट ही होते हैं, बहुत जगह आपको मालूम नहीं है। अरे हम भी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी बहुत बड़ा पोजीशन होता है, देख रहे हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहा सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पता चला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको बना देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना। तो ये जितने आईएएस आईपीएस ये सब होते हैं, आईएफएस, यही लोग होते हैं सेक्रेटरी, है ना। चलो उसके बाद एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल को कौन बनाएगा, जल्दी बताओ। उसका क्या काम होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी फैसला उसला देंगे उसके खिलाफ क्या सुनना, अपील, है ना। और उसके बाद कुछ बनाए जाएंगे स्पेशल कोर्ट। क्या बनाए जाएंगे, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अकेले या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलके, बोलो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलके। अच्छा, जो स्पेशल कोर्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्पेशल कोर्ट मान सकते हो आप, नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन, कम से कम सेशन कोर्ट। अब ये सब तुम लोग को मैंने जेआईजेल में पढ़ाया हुआ है कि सेशन कोर्ट क्या होता है, ये सब याद है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना, ये सब पढ़ा है ना, याद है। हाई कोर्ट से एक कदम पीछे कौन होता है, सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट को ही ये लोग क्या बनाएंगे, स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट से नीचे नहीं। बात समझ में आ गया, ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो कि होगा कैसे कैसे। सबसे पहले अगर तुम पोमला का कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या आएगा, इफेक्ट में आएगा। वो तुमको पकड़ेगा, छापा वापा मारेगा, तुमको पकड़ा, केस बना देगा। अगर वो केस बना दिया, उस केस कहां जाएगा, तुम्हारे स्पेशल कोर्ट में। या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से तुम खुश नहीं हो तो तुम कहां अपील करोगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास। तो एक अपीलेट अथॉरिटी है और एक स्पेशल कोर्ट है ना। जनरली जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं ना वो कौन देखता है, स्पेशल कोर्ट। और जो सिविल मामला होगा वो कौन देखेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, ठीक है। चलो जी, तो ये सब है किसके बारे में एग्जैक्टली, इंडियन। बाकी हम पढ़ेंगे आगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। और अब आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन। वो डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, लेकिन अभी पहले अथॉरिटी का मुझे बताना तुम लोग को, एक बार दिखाता हूं। ये देखो, ये है अथॉरिटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये है, देखो देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो जल्दी देखो क्या लिखा हुआ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। किस किस एक्ट में, देखो तो, फेमा एंड पोमला आ गया। जरा बताओ तो इसमें क्या क्या चीज आ रहा है लिखा हुआ। डायरेक्टर कौन है, देखो तो अभी, मतलब ईडी कौन है अभी, आईआरएस, है ना, आईएएस आईएफएस। आईआरएस समझो ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, है ना। आईएएस क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये सब यूपीएससी वाले हैं, यही लोग देखो बनते हैं, ये देखिए आप। उसके बाद यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या क्या होता है। खैर जब तुम्हें पढ़ाऊंगा फेमा तब इसके बारे में पूरा चीज पढ़ाऊंगा, एक ये सारा सेटअप दिखाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, ये देखो ये पूरा मेरे फेमा के बुक में भी है, डिट्टो यही है ना, ये सारा का सारा चार्ट। तो ये सारा का सारा चार्ट हमें पढ़ना है। मैं यहां नहीं पढ़ा के कहां पढ़ा दूंगा, फेमा में पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस, केवाईसी गाइडलाइन, ये सब पढ़ के इस चैप्टर को क्या कर जाएंगे, खत्म कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। खत्म करेंगे आईसीएसआई मोटो सॉन्ग से, जम के गाएंगे, दूर तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उम्मीद के अंबर में हम बनके खिले जो रोशनी, कह देंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं। ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे हुए चल पड़े हैं झूम कर, बस गीतिए गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर।
सचिन। कदमों की हर एक गूंज में बस जीत का एहसास हो, राष्ट्र प्रगति पथ पे हो और आत्मबल की आस हो। जब भी चले इस भाव से खुलते गए हैं रास्ते, आवाज हमने दिल से दी है गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर। हर उन्नति के रंग में हर भारतीय हाथ हो, उद्यम हो या उद्योग हो, हर ओर अपना साथ हो। जाना शिखर तक है हमें सच की कलाई थाम कर, हम जीत के सुर छेड़ेंगे गीत ये गाते हुए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर।